हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। हमारे इस बुक का जो चौथा पार्ट है उसका ये दूसरा चैप्टर है और नंबरिंग में चैप्टर नंबर 31, द चीफ मिनिस्टर, हिंदी में मुख्यमंत्री। चैप्टर छोटा सा है पर बात जिसकी कर रहा है वो बहुत बड़ी चेयर की बात है। वो बात है मुख्यमंत्री की, जो उस स्टेट की सरकार के मुखिया होते हैं। हर किसी स्टेट में एक विधानसभा होती है, उसमें से ही चुन के जाते हैं एक जो सरकार बनाते हैं जिनका नाम है चीफ मिनिस्टर। अब एक एक करके चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है सर? तो कहानी हमारी पार्लियामेंट के पैरेलल ही चली है। जैसे पार्लियामेंट हमारे स्टेट नेशनल लेवल पे हमारे यहां होते हैं राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, जो कि होते हैं नॉमिनल हेड और रियल हेड रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही स्टेट में हमारे यहां गवर्नर होते हैं डिजोर एग्जीक्यूटिव यानी नॉमिनल हेड। डिजोर अभी मैंने आपको पढ़ाया था गवर्नर वाली क्लास में। डिजोर माने क्या होता है? इन थ्योरी, बस लिखने के लिए। और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, डिफैक्टो हेड। इनको बोलते हैं डिफैक्टो, मतलब ये रियल में, एक्चुअल में पावर इनके पास है। अब ये हम समझ चुके हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, जैसे ये एमपी है, अब यहां पे भोपाल है। अब इस भोपाल में एक राजभवन है जिसमें बैठते हैं गवर्नर साहब, वहां उनका ऑफिस होता है। और इसी भोपाल में दूसरी जगह होती है विधानसभा, फिर होता है सीएम का कार्यालय। तो दोनों, अब इस कैपिटल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं इस स्टेट के लिए। यहां पे ही हम पढ़ चुके हैं कि पिछली क्लास में तो थे हमारे गवर्नर साहब, इस क्लास में बैठेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। अब चीफ मिनिस्टर जी का जो अपॉइंटमेंट होना है, क्या होना है, इनका कार्यकाल क्या है, सब देखते हैं अभी एक एक करके। सीएम को अपॉइंट कौन कर रहे हैं? तो जैसे पीएम को अपॉइंट करते थे राष्ट्रपति जी, हमारे यहां हर स्टेट में, जैसे ये यूपी है तो यूपी की गवर्नर मैम का नाम पता है, तो गवर्नर मैम अपॉइंट करती हैं सीएम को। अब जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो जब ये चुन के आए थे यूपी विधानसभा में, इन्होंने कहा कि देखो सर या मैम, मेरे पास इतनी 403 में से मेरे पास इतनी सारी सीटें हैं, इतने सारे लोग हैं जो बीजेपी पार्टी के हैं, जो मेरे साथ हैं। अब मैं, जाहिर बात है कि मैं मेजॉरिटी प्रूव आपको करके दिखा सकता हूं, प्लीज मुझे अपॉइंट कीजिए। अब यह भी हो सकता है कि साहब आर्टिकल, संविधान ने तो बोला हुआ है, आर्टिकल ने तो, कि गवर्नर शैल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, पर यह नहीं बोला है कि किसको, आगे कुछ नहीं बोला। फिर इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि अब हम चलेंगे अपने रियल इन प्रैक्टिस फॉर्म में, हम किसको गवर्नर बनाते हैं, किसको सीएम बनाते हैं। तो हमने देखा कि हां सर मेजॉरिटी है इनके पास, ये विधानसभा में जो विधानसभा का कॉन्फिडेंस है वो मेजॉरिटी इस एक पार्टी को दे रखी है अपना कॉन्फिडेंस। तो इस पार्टी के जो मुखिया होंगे या जो लीडर होंगे वो बनेंगे हमारे इस स्टेट के, यूपी के सीएम। ठीक है, क्या हो, किस कंडीशन में? पर ऐसा भी हो सकता है कि सर कभी हमारे यहां अगर किसी पार्टी ने कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीती, हो सकता है, मान के चलो कि ये ऐसे ऐसे होता, हर कोई अलग अलग कलर है, यहां पे अलग कलर है, यहां पे अलग कलर है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। तो इसका मतलब है किसी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, कोई एक भी पार्टी मेजॉरिटी अपनी घोषित नहीं कर पा रही है, साबित नहीं करा पा रही है फ्लोर टेस्ट करके। तब गवर्नर साहब क्या करेंगे? गवर्नर साहब बोलेंगे कि अब मुझे सोचना पड़ेगा, अब मैं ये चूज करूंगा कि इनमें से कौन है जो क्लेम अपना दिखा रहा है, जो अपना कंटेस्ट कर रहा है अपना क्लेम कि हां सर आप मुझे बनाइए, मैं आपको फ्लोर टेस्ट करके दिखाऊंगा और मेरे नाम से सरकार और मेरी सरकार आपके नाम पे अपने यहां पे शासन करेगी। ठीक है, तो गवर्नर साहब अगर ऐसे केस में, जिस समय हंग असेंबली है, जिस समय मतलब मेजॉरिटी नहीं है, तब गवर्नर विल एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रेशन, अपना पर्सनल विवेक। याद आ गया ये वर्ड, विवेक बोलते हैं इसको, कि किसको मैं सीएम चुन रहा हूं, कौन अपनी मेजॉरिटी दिखा सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक को चुना और वो उनकी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं हो पाई, फिर मैं दूसरे को चुनूं, फिर तीसरे को चुनूं, चौथे को चुनूं। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी तो शासन नहीं हो पाएगा, बस इसी की तामझाम में ही सब रह जाएंगे। तो जाहिर बात है गवर्नर साहब को अपना विवेक का जब इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, काफी विचार विमर्श करके करना पड़ेगा, और तब किसी एक को चुन के इनको बोलना पड़ेगा कि सर अब आप जाइए फ्लोर टेस्ट कीजिए और मुझे प्लीज दिखाइए कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। ठीक है, फिर ये किसी एक का सिलेक्शन करेंगे और उसको अपॉइंट कर देंगे एज सीएम। अब ये सीएम बन गए। अब क्या होगा कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी है, या इसमें हमारे गठबंधन में हो, चाहे कोई भी ऐसे 2-3 पार्टियां मिल जाएं आपस में, ये बोल दें कि सर हम दिखा सकते हैं आपको 50% चाहिए ना, हाँ हो जाएगा, शायद हो जाएगा। ठीक है, अब इस लार्जेस्ट पार्टी को या इस गठबंधन के पास 1 महीने का समय है कि यू गो एंड सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर प्रूव करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे दूसरे से बात करनी पड़ेगी, तीसरे से बात करनी पड़ेगी, फिर ऐसे ही होता रहेगा। क्या गवर्नर साहब इस आर्टिकल के तहत किसी को भी बना दें सीएम?
किसी को भी कैसे भी कहते हैं कि सर आप एक काम करो, अब जो है कि आप बन जाओ, आप नहीं बनो तो आदित्य सर को बुला लेते हैं, आदित्य सर बना लेंगे सरकार। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए हमने बोला कि नहीं, गवर्नर हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं एज सीएम। मतलब किसी को एनीवन को भी अपॉइंट नहीं, एनीवन को नहीं किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द सीएम। किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो ये कह पा रहा हो, जो जिसकी बात में ये दम हो कि सर प्लीज आप मुझे फ्लोर पे जाने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फ्लोर टेस्ट होगा और कैसे आपके सामने 50% से ज्यादा मेजॉरिटी मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, अब गवर्नर साहब ने कहा कि सर क्योंकि आपके पास तो मेजॉरिटी है ही तो आप जाइए। पर ऐसे समय रहे हैं जब किसी एक माइनॉरिटी सरकार ने या किसी गठबंधन की सरकार ने बोला कि सर हम में से एक बनेगा सीएम, जो बनेगा आप उसको सीएम बना दो, हम लोग मिलकर आपको महीने भर में आपको फ्लोर टेस्ट दिखाएंगे और आपको दिखा देंगे कि सर हमारे पास मेजॉरिटी है। ठीक बात हो, आसान बात है। अब ये हो रहा है मेजॉरिटी, अब ये बन गए सीएम। अगर सीएम ऑफिस में है और सीएम की एक्सीडेंटली सडनली उनकी डेथ हो गई, अब ऐसे में क्या होगा? सीएम तो थे हमारे, कल तक थे, आज नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा? गवर्नर यहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना फिर से इंडिविजुअल डिस्क्रेशन, अपना जजमेंट यूज कर सकते हैं कि अब मैं अगला सीएम किसको बनाऊं। ठीक है, ये तो इनका डिस्क्रेशन है। अगर जिस पार्टी के वो सीएम थे, जो जिनका देहांत हुआ, उस पार्टी ने कह दिया कि सर जो सीएम का देहांत हुआ है हम बहुत शोकग्रस्त हैं, शोकाकुल हैं, हम आपको हफ्ते भर में अपनी पार्टी में से जो ये सारे एमएलए चुने हुए बैठे हैं, इन्हीं में से हम आपको नाम दे देंगे। ठीक है, पर हफ्ते भर का शोक मनाया जाएगा उसके बाद। ठीक है, तब क्या होगा कि रूलिंग पार्टी जो ऑलरेडी रूल कर रही थी, उस पार्टी में से वो पार्टी ही अपने आप से फिर एक नया लीडर बना देगी और बोल देगी सर हमारे पास मेजॉरिटी तो ऑलरेडी थी, तो हमारे यहां से एक अगले दूसरे लीडर हैं और इनको आप सीएम बना दो। अब गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू अपॉइंट हिम एज द सीएम। फारूक अब्दुल्ला ऐसे ही सीएम बने थे, एक्टिंग सीएम बने थे जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था, शेख अब्दुल्ला जी का। ये कौन से स्टेट से आए थे, कौन से स्टेट के थे ये? खैर ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और कौन से सन की खबर है जरा ही बताना, क्योंकि अखबार तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि पुराना ही है। नाउ अब क्या हो कि ये मेजॉरिटी हमें कब दिखानी है, क्या करना है इस मेजॉरिटी का? देखो भाई, संविधान ने बिल्कुल नहीं बोला है कि एक पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन बिकम द सीएम। नहीं नहीं नहीं, संविधान ने बोला है ऐसा है, गवर्नर विल फर्स्ट अपॉइंट हिम एज द सीएम एंड देन आस्क हिम टू प्रूव मेजॉरिटी, आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन अ रीजनेबल पीरियड। इतना बोल के छोड़ दिया। अब एक जनरल सेट रूल है कि महीने भर के अंदर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, अगर कोalition सरकारें हैं, गठबंधन सरकारें हैं, माइनॉरिटी सरकार है, हंग असेंबली को बचाना है किसी भी तरह, तब एक रीजनेबल पीरियड के अंदर पहले आप सीएम बना दो, पहले आप सीएम उनको बोल दो कि हाँ आप सीएम हो। ठीक है, अब आप अपना करो फ्लोर टेस्ट, अब आप देख के मुझे बताओ कि आपका मेजॉरिटी है कि नहीं। नहीं हुई तो मुझे आपको हटाना पड़ेगा, मुझे दूसरे अगले से बात करनी पड़ेगी। अब ठीक है, ये तो हो गई कि जब सीएम एकदम सडनली चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर सीएम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है तब क्या कंडीशन है? आर्टिकल 164 आ गया, क्लॉज 4 कहता है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज सीएम, पर कुल 6 महीने के लिए, 6 महीने में के अंदर उनको अपने आप को इलेक्ट करवाना होगा स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी तरह। अगर नहीं हो पाए तब फेलिंग विच ही विल सीज टू बी द सीएम, फिर उनको सीएम अपना पद छोड़ना पड़ेगा अगर 6 महीने के भीतर वो कहीं से भी इलेक्ट होकर नहीं आ पा रहे अपने स्टेट में। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी ऐसे ही 2021 में ये न्यूज आई भी थी, आप में से कईयों को याद भी होगा। तब क्या हुआ था कि देखो उनकी सीट पे बाइपोल हुए थे, फिर वो अपनी सीट फिर वापस जीती थी, और अपनी सीट जीती थी ये भवानीपुर से, जिसको मतलब बंगाली लोग तो भवानी बोलते हैं, पर आम भाषा में आम हिंदी भाषी लोग इसको भवानीपुर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जीते थे। संविधान ने कह रखा है सीएम मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है? अगर होती है या नहीं, अगर होती तो हो सकता है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हो सकते हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। पर अगर वहां पे खाली विधानसभा है तो आपको विधानसभा का ही मेंबर होना पड़ेगा 6 महीने के भीतर, अगर गवर्नर साहब ने आपको अपॉइंट किया है। फिर कुछ ही दिनों बाद भवानीपुर से मैम जीतती हैं इलेक्शन, और फिर ये अपनी सीएम बनी रहती हैं। हाउ दीदी कैन रिमेन सीएम डिस्पाइट लूजिंग नंदीग्राम से अपना चुनाव हार गई, खुद ही हार गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि सीएम तो मैं बनूंगी, 6 महीने के भीतर मैं कहीं ना कहीं से जीत जाऊंगी। ठीक है, तो इनको फिर इन्होंने दूसरी सीट से कंटेस्ट किया और ये जीते। ठीक है, ये हुआ कहानी हमारी। अब कहानी एक और आई कि जब सीएम बना रहे हैं उस पर चर्चा करनी है।
कि सीएम का अपॉइंटमेंट, सीएम का सिलेक्शन गवर्नर साहब जब कर रहे हैं उसमें कितनी माथापच्ची हो रही है। इसीलिए आया था हमारा सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने आते ही बोला कि देखो हमने पढ़ लिया है, हमने 4-5 साल ले लिए हैं, हमने इस पूरी रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने कुछ पॉइंटर्स लेके आए हैं। याद है कितनी बड़ी रिपोर्ट थी इनकी, कितने ज्यादा पॉइंट थे इसमें, बहुत पॉइंट्स थे इसमें, 200 प्लस पॉइंट्स थे। तो इन्होंने बोला कि जब गवर्नर साहब को अपना मिनिस्टर चूज करना है, ये सीएम, तब वो कैसे चूज करें। तो इन्होंने बोला कि गवर्नर साहब जब अपना सीएम चूज करें तो अपने दिमाग में 2 प्रिंसिपल रखें। पहला प्रिंसिपल क्या है कि वो पार्टी या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, गठबंधन, वो जिसके पास सबसे ज्यादा वाइडेस्ट सपोर्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके लीडर को बुलाओ, दैट शुड बी कॉल्ड अपॉन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर वो आएंगे बताने। पहली बात तो ऐसे ही जान लो, इसके अलावा दूसरी आपका काम नहीं है। गवर्नर का टास्क ही इतना ही है कि बस वो देख लें गवर्नमेंट फॉर्म होते हुए, और ये ना करें कि गवर्नमेंट बनवाने में वो सहयोग कर रहे हैं कि कौन किसको मैं बना दूं जिसकी बाद में पॉलिसी को मैं अप्रूव कर सकूं। ऐसा नहीं हो, नहीं, बस आपको ये देखना है कि सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है। सरकार बन रही है, मेजॉरिटी है, डन, ठीक है। आपका काम नहीं है कि सीएम आपके पसंद का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपका काम नहीं है कि सीएम वो पॉलिसियां लेके आए जो मेरे पसंद की हैं, या मैं सेंटर से आया हूं, सेंटर में दूसरी पार्टी है, यहां पे दूसरी पार्टी बनने वाली है मेजॉरिटी यहां स्टेट में, तो इसके सीएम को ना बनाऊं मैं, और मैं चाहता हूं मेरी कोई पसंद का सीएम बन जाए। आपको याद है अभी 1-2 साल पहले महाराष्ट्र में 1 दिन के भी सीएम रहे हैं, तो अगर आपको नाम याद हो तो प्लीज बताना जरूर, ठीक है। तो वो एक बहुत ही मतलब आउट ऑफ सडन वो एक मतलब प्रेसिडेंट तोड़ते हुए ऐसा हुआ भी था, ठीक है। तो गवर्नर और सीएम के बीच में टसल खूब चलते रहे हैं। क्यों चलते रहे हैं? क्योंकि साफ बात यह है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं ये काफी ज्यादा टसल में रहते हैं, काफी ज्यादा ये बहुत सारे टर्बुलेंस में रहते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सेंटर और स्टेट में जो पार्टीज हैं सत्ता में वो सेम नहीं, अलग अलग पार्टीज हैं, तो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, फिर तकरार होती रहती है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने कहा कि देखो जब भी सीएम अनलेस ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी which has absolute majority in the legislative assembly, he should seek a vote of confidence in the legislative assembly within 30 days of taking over। महीने भर के अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाओ, ठीक है। अगर वो सीएम हैं तो भाई उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, देन which has absolute majority in the legislative assembly, he should seek a vote of confidence। अपना विश्वास जो इनकी विधानसभा का है वो दिखाएं अपने 30 दिन के भीतर भीतर, ठीक है। अब क्या बोला गया, इन्होंने और बोला कि अगर एक सिंगल पार्टी है जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है विधानसभा में, देन उस पार्टी के मुखिया को बोलो कि आप हो हमारे ऑटोमेटिक लीडर, आपको ऑटोमेटिक चुना जा रहा है और आप बनने वाले हो हमारे सीएम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगो काम पे, बस, ठीक है। इसके बाद माथापच्ची शुरू नहीं होगी। अगर पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है 403 में से, अगर आपके पास 205 भी हैं आपके अपने पार्टी के ही खुद ही, तब आप ऑटोमेटिक उस पार्टी के अगर आप नेता हो, लीडर हो, यू आर सीएम, होने ही चाहिए ऑटोमेटिक। इसमें कोई 2-5 नहीं होगा। अब लेकिन अगर ऐसी कोई पार्टी नहीं है, पार्टियों की जो सीट्स आई हैं वो सब बिखरी आई हैं, किसी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आ पाई, देन गवर्नर शुड सेलेक्ट अ सीएम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ऐसे वाले पार्टीज में से। और इसका एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ऐसे इसी ऑर्डर में ही आप चूज करना। इसमें से आपको मिलेगा बेस्ट सीएम, ठीक है। कैसा है ये बेस्ट सीएम, कैसा होगा कि देखो, पहला तो ये देखो, कुछ पार्टियां इलेक्शन से पहले अपने आप हाथ मिलाती हैं। जैसे अभी इंडिया अलायंस अभी समय न्यूज में है, तो उसमें कितनी सारी पार्टियां उसमें अलायंस अपना जुड़ चुकी हैं। वो कह रही हैं कि हम 2024 का जो इलेक्शन है हम साथ में लड़ेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, ठीक है। अब यानी कि ये अलायंस हुआ है 2024 के इलेक्शन से पहले ही। ऐसे ही जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो स्टेट के इलेक्शन से पहले ही कुछ पार्टियां गठबंधन में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि हम बने हैं प्रायर टू द इलेक्शन, हम इलेक्शन के पहले हमने हाथ मिलाया है, हम इलेक्शन के बाद भी रहेंगे साथ में। अब हो सकता है ये अलायंस बाद में जीत जाए। अब ये अलायंस जीत गया तो इनके पास मेजॉरिटी होगी, फिर ये मेजॉरिटी में से जो इनका नेता होगा उसको उठा के बोला जाएगा कि सर यू आर सीएम नाउ, गुड लक, संभालो स्टेट को अब, ठीक है। अगर ये अलायंस नहीं जीत पा रहा है, ठीक है, तो अगले पे जाओ। अगला क्या है कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो अपना क्लेम दिखा रही है कि हम बना सकते हैं, टेकिंग अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको बोलो विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स, जो होते हैं निर्दलीय, इनको बोलते हैं निर्दलीय। निर्दलीय माने क्या? निर्दलीय माने वो होते हैं जो किसी पार्टी के नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें नहीं जरूरत है किसी पार्टी की,
वो कह रहे हैं कि हम अपने आप में सकुशल बहुत हैं, हम अपने जिला में से जीत सकते हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छा वोट बैंक, काफ़ी अच्छा सपोर्टर है, हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, हमारी इंडिविजुअल हमारी एक धारणा है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रति जिम्मेदार वफादार हैं, हम आके जीत जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ एमएलए होते हैं जो इंडिविजुअल जीत चुके होते हैं। अब ये विधानसभा बैठे हुए हैं, तो इंडिविजुअल्स को बोला गया क्या आप हमारे साथ रहोगे अगर हम सरकार साबित करें तो? इंडिविजुअल ने कहा हम सपोर्ट दे देंगे, पर खाली अभी सरकार बनाने में हम आपका समर्थन दे देंगे, उसके बाद लेकिन हम कोई आपका वो नहीं है, अलायंस में नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, ऐसी पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना सकते हैं, हमारे पास बाकी पार्टियों की भी सहमति है, हम पहले से अलायंस में नहीं थे, हम लेकिन सबसे बड़ी पार्टी निकले, हमारे साथ 3-4 पार्टियां मिल गई हैं और हमारे पास 20-25 एमएलए ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, निर्दलीय आए थे, तो हमने उनको भी साथ में रखा हुआ है। अब हम आपको 50% ज्यादा मेजोरिटी दिखा पा रहे हैं, हम सरकार क्लेम कर सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन भी होता है। कुछ पार्टियां कहती हैं ऐसा है जब हम इलेक्शन जीते तो हम में से कोई भी 50% मेजोरिटी क्रॉस नहीं कर पाया, अब एक काम करते हैं, हम तुम और तुम और तुम, हम चारों पार्टियां मिलके हाथ मिला लेते हैं, हम बोलेंगे कि हमें गठबंधन सरकार है, हम एक कोalition गवर्नमेंट हैं और अब हम चलाएंगे, अब हम प्रशासन यहां पे रूल कर सकते हैं। ठीक है, विद ऑल द पार्टनर्स, जितने सारी पार्टियां वो उस गठबंधन में आ रही हैं, पार्टीज इन द कोalition, ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टीज है। ठीक है, तो ये पार्टीज को हमने बोल दिया कि ठीक है, अब आप हमारे साथ हो, रहना साथ में, क्योंकि हमें सरकार चलानी है। एक भी पार्टी ने सपोर्ट छोड़ा और मेजोरिटी से अगर वो कम हो गया, 50% से कम हो गया इनके पास परसेंटेज, इनके सीट्स, देन वो सरकार वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, चौथा, एक पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस एक और होता है पार्टीज का, विथ सम ऑफ द पैनिक्स नहीं है, ये पार्टीज है। ठीक है, तो विथ सम ऑफ द पार्टीज जो अलायंस में आ रही हैं और कुछ ऐसी रिमेनिंग पार्टी जो अलायंस का पार्ट नहीं है पर कह रही है हम आपका समर्थन कर देंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा खराब बिल लाए तो हमें मंजूर नहीं हुआ, फिर हम समर्थन आपसे छीन लेंगे, फिर हम आपके एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाले फेवर में नहीं होंगे, फिर हम अलग चले जाएंगे। ठीक है, आपके यहां से। अब ऐसी कुछ पार्टियां जो अलायंस में हैं, गठबंधन में हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां जो गठबंधन में नहीं हैं पर वो साथ रहना चाह रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट्स, सारे के सारे, औरों को भी जोड़ लो जो 20-25 निर्दलीय घूम रहे हैं इधर से उधर, उनको बोलो कि क्या आप हमारे साथ रहोगे तो बढ़िया, नहीं रहोगे तो अपने आप जानो, अपना काम करो, जो होना है सो होना है। ठीक है, फिर ये ऐसे 4 तरीके से आप चलना, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ये है, सबसे वीक कंटेंडर ये है। ठीक है, इस ऑर्डर में चलना। अब इस ऑर्डर से क्या साबित हो रहा है? इस ऑर्डर से साबित हो रहा है जनता की मैंडेट की इज्जत हो रही है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है लोगों को, अगर जनता ने भरपूर आशीर्वाद दे दिया है, भरपूर है तो फिर ठीक है, भरपूर नहीं हुआ, थोड़ा कम हो गया तो उससे बात करो पहले, उस पार्टी से जिसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला है, तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब ऐसे में यही होगा कि यहां ऐसे अगर आप चलोगे तो आप देखोगे कि हमारा डेमोक्रेटिक तंत्र काम कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे करते में डेमोक्रेटिक सिस्टम की इज्जत हो रही है। अब अगर आप डायरेक्ट, ये नहीं हुआ आपके पास, डायरेक्ट आप यहां पहुंच गए, दैट मीन्स आपने उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से बात नहीं करी है या उस कोalition से बात नहीं करी है जिसके पास क्षमता थी अपनी मेजोरिटी सिद्ध करने की, पर हमने उससे बात नहीं करी, हम सीधे ऐसे पहुंच गए कि बताओ कौन कौन सी पार्टियां हाथ मिलाना चाह रही हैं। अब जनता ने आपको अलग अलग पार्टियों को कुछ परसेंट वोट दिए थे, मान लो किसी पार्टी को 20% सीटें मिली हैं, किस पार्टी को 5%, 15%, 10%, 25%, 30%, ऐसे कुछ सीटें मिली थी। अब ऐसे में अगर आप जनता की उस आवाज को नहीं सुन रहे हो, आप सीधे चले जा रहे हो कि बताओ इलेक्शन हो चुका है, सब पार्टियां एकदम बिखरी बिखरी हैं, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, आप बताओ कौन कौन आपस में हाथ मिला के अपना पूरा गठबंधन दिखा लेगा और अपना पार्टी संभाल लेगा, यहां पे सरकार संभाल लेगा। ये जनता के मैंडेट का अनादर है। तो ये हम लोगों ने जब वोट दिया तो हम लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट दिया या किसी कुछ पार्टियों को वोट दिया, हम पहले उस पार्टी से बात करेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा लोगों का आशीर्वाद है, जिस पार्टी का हक है सबसे ज्यादा लोगों का वोट का, हम पहले उससे बात करेंगे, फिर आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में अगर आप चलोगे, सरकारी कमीशन ने बोला कि ये बेस्ट सिस्टम है, ऐसे में डेमोक्रेटिक सिस्टम का अनादर नहीं होगा, ये बात हुई। ठीक है, फिर आगे चले हम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं जब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, जो गवर्नर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो ये सीएम साहब का जो क्लेम है कि इनके पास मेजोरिटी है, हम भी मेजोरिटी दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, तब ऐसे में क्या होगा कि ये जो गवर्नर साहब को अब जो ये इशू सॉल्व करना है, हुआ क्या कि मान लो ये है
हमारा सीएम, ये हमारा विधानसभा है, इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो रूलिंग पार्टी के पास था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा ग्रुप उभर के आ रहा है कुछ एमएलएस का जो यहां बैठे थे, ठीक है, ऐसे लोग। अब क्या हुआ कि ऐसे एमएलएस, ये बहुत सारे नंबर्स मान लो इसको, अब ऐसे एमएलएस, ये वाले एमएलएस, ये जो ब्लू वाले हैं, ये पहुंचे हैं गवर्नर साहब के पास, ठीक है। ये गए हैं यहां पे हमारे गवर्नर साहब के पास, इन्होंने जाके बोला कि सर आप न्यूट्रल हो, ठीक है, आप अगर हमारी बात सुनोगे तो हम आपको कुछ बताएंगे। गवर्नर साहब ने कहा क्या? इन्होंने बोला, इन ब्लू वाले लोगों ने, कि देखो सर, हम जो ये यहां पे जो हमारे जो सीएम अभी तक हैं, इनकम्बेंट सीएम लिखा हुआ है नाम, इनकम्बेंट माने प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, तो ये अभी इस समय रूल कर रहे हैं। पर हम कह रहे हैं सर कि आप इनको छोड़ो, हमारे पास बहुमत है, हम अपनी बहुमत दिखा सकते हैं, और ये सीएम जो अभी यहां हैं ये हट जाएंगे अगर हमने आपको बहुमत दिखा दी तो। अब गवर्नर साहब बोलेंगे भाई लेकिन वो अभी सीएम है करंटली, तो इन्होंने कहा कि हम आपको बता रहे हैं ना वो सीएम नहीं है, वो उनके पास मेजोरिटी नहीं है। अब गवर्नर साहब ऐसे में क्या करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इन्होंने कहा, गवर्नर साहब ने, फिर आप एक काम करो, गवर्नर शुड नॉट रिस्क दिस, वो उनको ना ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि ऐसे बैठे बैठाए सीएम को हटा दिया गया, नहीं, गवर्नर शुड नॉट टेक रिस्क ऑफ अ डिटर्मिनेशन ऑफ दिस इशू ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट ऑन हिज ओन आउटसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, वो विधानसभा के बाहर ये सारी चर्चाएं नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई चर्चा करवानी है तब क्या होगा, द कोर्स फॉर हिम वुड बी टू कॉज द राइवल क्लेम्स टू बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कि इन ब्लू वाले लोगों से बोलो, अगर आपके पास सपोर्ट है, अगर सपोर्ट है, आप कह रहे हो आपके पास सपोर्ट है, मैं मान रहा हूं आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, पर मैं ऐसे यहां बैठ के अपने 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 राजभवन में, अपने निवास में बैठ के मैं आपसे यह बात नहीं कर सकता हूं कि आपके पास सरकार बनाने की पूरी स्ट्रेंथ है। मैं नहीं मानता ये बात। जब तक आप मुझे इस विधानसभा का, ये विधानसभा का फ्लोर है, मैंने आपको ऐसे रफ एग्जांपल दिया है, ये विधानसभा है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये। अब इस विधानसभा में आप जाओ वापस, आप जब विधानसभा में जाओगे फिर आप एक काम करना, आप मुझे एक फ्लोर टेस्ट करा के दिखा दो। अगर सीएम साहब को इतने ही, अगर सीएम साहब को आपको लग रहा है कि सीएम साहब के मेजोरिटी नहीं रही है, तब एक काम करो, आप एक इसमें से अपना पूरा अगर फ्लोर टेस्ट आपने दिखा दिया और आपने ये तक और दिखा दिया अपने साथ, अब ये पोर्शन आपके साथ है ब्लू वाला, ठीक है, तो मतलब आपके मेजोरिटी चली गई। फिर अपने आप ऑटोमेटिक सीएम साहब को ये पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीएम साहब ने अपना ये लाल वाला जो इनका सेक्शन था ये कम हो गया है, इनके पास मेजोरिटी कम हो गई है। तो ऐसे कुछ एमएलए जब अलग से बाहर निकल के चुपचाप जाके गवर्नर साहब से बोलते हैं कि सर हमारे पास भी है सिद्ध करने के लिए मेजोरिटी, प्लीज हमें मौका दो, प्लीज हमें आप बस बताओ कि कब कराएं। गवर्नर साहब कहेंगे जाओ कराओ, तुम अपने असेंबली में जाओ, विधानसभा में जाओ, मुझे फ्लोर टेस्ट करके दिखा दो, मुझे नंबर बता दो, मैं मान लूंगा। बस ये इशू होगा। अब ये इशू हो गया आगे, ठीक है। अब सीएम साहब अपने पद पे आ रहे हैं, ठीक है। अब जब सीएम साहब आए तो इनसे पहले बोला गया कि सर आप एक संवैधानिक पद पे जा रहे हो, आप एक बहुत ऊंचे पद पे जा रहे हो, जो बिल्कुल जिसको कि पब्लिक ऑफिस है सबसे बड़ा स्टेट का। अब इस सरकारी दफ्तर में जाने से पहले आपको लेनी पड़ेगी एक शपथ। एक शपथ होगी जो ऑफिस के लिए है, और एक शपथ है जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, जो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए है। तो जो ओथ ऑफ ऑफिस होगी उसमें सीएम साहब गवर्नर साहब के सामने, गवर्नर साहब उनको शपथ दिलवाएंगे, गवर्नर साहब के सामने वो शपथ लेंगे। जैसे इस समय आपको दिख रहा है कि राज्यपाल जी योगी जी को शपथ दिलवा रहे हैं। तो इसमें इस शपथ के दौरान योगी जी ने बोला है कि आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था, सब कुछ रखूंगा। टू अपहोल्ड द सॉवरेंटी, आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, आंच नहीं आने दूंगा। तीसरा, टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, कि मेरा जो ऑफिस है, मेरे जो ऑफिस का जो उत्तरदायित्व है, मैं उसको भरपूर तरीके से निभाऊंगा, मैं कोई उसमें कमी नहीं आने दूंगा, पूरी अपनी आस्था, श्रद्धा की निष्ठा के साथ ये काम करूंगा। चौथा, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, सब तबके के लोगों के प्रति, हर वर्ग के लोगों के प्रति मैं बिल्कुल अच्छी निष्ठा के साथ काम करूंगा। टू डू राइट टू देम, टू डू राइट टू ऑल मैनर्स, हर किसी वर्ग के प्रति आई विल बी ट्रू, आई विल बी गुड, और उनके लिए मैं अच्छे से काम करूंगा। और साथ ही जो संविधान में होगा, जो कानून में होगा, उसी में रहते हुए काम करूंगा, बिना किसी डर के, बिना किसी अफेक्शन के, बिना किसी फेवर, बिना इलविल, बिना किसी बुरी भावना के किसी के प्रति मैं एकदम
एकदम सच्चा होकर मैं काम करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी दूसरी होती है। ये इसमें बोला जाता है कि सीएम स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट टू एनीवन, रिटन और ओरल किसी भी तरीके से, कि जो उनके दफ्तर में रहते हुए उनके पास जो भी कुछ कामकाज के लिए कुछ कागजात आए, वो कागजात को वो उस किसी आदमी को नहीं बताएंगे जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उस आदमी से शेयर करेंगे जिससे वो काम कराना होगा, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सकें। अगर उसको बता रहे हैं, अपने मिनिस्टर को बता रहे हैं, अपने किसी सेक्रेटरी को बता रहे हैं तो ठीक है, पर किसी ऐसे मीडिया पर्सन को बुला के, किसी को जर्नलिस्ट को आगे को लाके बता दिया, देखो साहब गवर्नर साहब का लेटर आया मेरे पास, आ गया, ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, वो एक ओथ ऑफ सीक्रेसी उन्होंने स्वेयर की हुई है, और ये एकदम उनको माननी पड़ेगी कि उनके पास कई सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो नहीं बता सकते। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। आगे चलो, जब इनका टर्म, इनका कार्यकाल कार्यकाल की बात आई तो एक केस भी हुआ था, एसआर बम्बई वी यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि देखो सीएम का कार्यकाल, वैसे तो देखो विधानसभा 5 साल की है, पर सीएम का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, संविधान में भी फिक्स नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर का प्लेजर, गवर्नर का सुख, जब तक वो अनुभूति कर रहे हैं सुख की इनके सीएम साहब के रहते हुए, तब तक वो अपने कार्यकाल में रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया इस चीज को इस केस में ही कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं उनको एट एनी टाइम। नो सॉरी, वो चुन के आए हैं, वो लोगों का उनके पास आशीर्वाद है, मैंडेट है, लोगों का उनके पास, जनता की विल है उनके पास। अब ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही इज एंजॉइंग द मेजोरिटी। जब तक उनके पास मेजोरिटी है तब तक वो अनटचेबल है, तब तक तो आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर जब तक सीएम साहब के पास फ्लोर पे 50% से ज्यादा लोगों का सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आता है वो पास कर जाते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ, दैट मींस यू कैन नॉट डिसमिस हिम। सॉरी, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस आपने खो दिया, अगर आपने हाउस का, असेंबली का, अगर आप कॉन्फिडेंस खो देते हो, इफ यू लूज दिस कॉन्फिडेंस देन यू विल रिजाइन और यू विल बी डिसमिस्ड। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, अपने आप इस्तीफा दे दो अपने आप इज्जत से, या फिर नहीं तो गवर्नर साहब आपको बोलेंगे कि ये आपको दफ्तर छोड़ना पड़ेगा, अगले ही दिन से छोड़ दो, सॉरी नहीं कर पाओगे आप। सैलरी और अलाउंस, इनकी सैलरी और अलाउंस, क्योंकि अब एक स्टेट के सीएम है तो उस स्टेट के खर्चे में से ही निकलेगा इनका सारा जो इनके ऑफिस का खर्चा है, जो इनके एक्सपेंसेस हैं, जो इनकी सैलरी है, जो इनके सारे इनको भत्ते मिलते हैं, इनको सारे चीजें, तब ये स्टेट का ही काम है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम इसमें नहीं है कि इनको क्या मिलेगा, पार्लियामेंट का काम और चीजों में होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में बोला जाएगा कि देखो जो भी इनको सैलरी और अलाउंस मिलती है विच आर पेबल टू एन एमएलए, जो एमएलए को, एक एमएलए को मिलती है, उसके ऊपर इनको और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि समचोरी अलाउंस। ये याद आ गया, समचोरी अलाउंस पढ़ा चुका हूं मैं, 2 बार पढ़ा चुका हूं, प्रेसिडेंट में भी, पीएम में भी, चैप्टर में। अब समचोरी अलाउंस मिलता है इनको, फ्री अकोमोडेशन मिलता है सीएम निवास में, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, सब चीजें इनको मुहैया होती हैं, सारी फैसिलिटी मुहैया होती है, ताकि ये अपना काम सरकारी अपने कार्यकाल में कर सकें। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। अब इनकी कितनी पावर्स हैं, ये अगला चैप्टर आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ रिलेशन में इनका क्या लेना देना है। तो पहली बात तो ये कि गवर्नर साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट ही तब करते हैं जब सीएम साहब कहते हैं कि सीएम साहब ने कहा कि ऐसा है, मैं फलाने व्यक्ति को डिपार्टमेंट ऑफ ये देना चाहता हूं, एग्रीकल्चर देना चाहता हूं, फलाने व्यक्ति को डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इंडस्ट्री, कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। ठीक है, तब जिस भी व्यक्ति के बारे में सीएम साहब बताएंगे गवर्नर साहब को, देन गवर्नर विल अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द सीएम। ठीक बात हो गई। सीएम ही एलोकेट करते हैं, रिशफल करते हैं जितने पोर्टफोलियो होते हैं मिनिस्टर्स के आपस में, डिपार्टमेंट्स। जैसे किसी को टेक्सटाइल मंत्रालय पहले था उनके पास, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से हटा के उनको लगा दिया एजुकेशन में, एजुकेशन से हटा के उनको लगा दिया हेल्थ में, या अपने किसी और पब्लिक वेलफेयर के किसी अपनी स्कीम में। ये मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच, यू कैन नाउ रिजाइन, यू कैन नाउ गो। और ये गवर्नर को एडवाइस भी करते हैं कि इनको डिसमिस कर दो, हो गया, इनके साथ मेरी बन नहीं रही है, इन हमारे और इन मिनिस्टर के बीच में डिफरेंस आ चुका है, अच्छे से नहीं हो रहा हमारा। फिर ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन। जो मंत्रिदल होता है इनका, जो ये मंत्रिदल इन्होंने बनवाया है खुद ही से, इस मंत्रिदल की मीटिंग में यही जाके बैठते हैं, उस मीटिंग को चेयर करते हैं, उस मीटिंग के हेड होते हैं ये, और उस जो मीटिंग चल रही है, ये मंत्रिदल जो बैठा हुआ है, इस बैठक के जितने डायरेक्शन होंगे, जितने कंट्रोल होंगे, जितने किस तरफ ये मीटिंग जा रही है आज, उसका यही तय करते हैं कि क्या होना है। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। सारे मिनिस्टर्स का
जितना एक्शन होता है पब्लिक स्फीयर में सरकार में रहते हुए, तो वो सारा का सारा झलकता है सीएम से रिफ्लेक्ट होता है। सीएम ही बताते हैं कि आप क्या बोलो, क्या करना है आपको, क्या क्या लाना है आपको, कितनी कितनी आपको इन्वेस्टमेंट लेके आना है स्टेट में, कितना कितना आपको इंडस्ट्री लगवानी है, आपको कितना कितना एजुकेशन में आपको खर्चा करवाना है, आप करवाइए, मैं साइन करूंगा, ठीक है। नाउ ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द सीओएम बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर चीफ मिनिस्टर जी ने इस्तीफा दे दिया, पूरी सरकार गई, पूरा मंत्रिमंडल गया, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। अगर किसी एक मंत्री ने रिजाइन दिया है, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर अदर देन सीएम, तब उसके उस समय क्या होगा कि खाली बस वो मंत्रालय अभी खाली हुआ है, सरकार अभी भी है। अगर सरकार के डेप्यूटी सीएम या कोई और जो भी हो, अगर वो चले जाते हैं, चले जाएं, ठीक है, सीएम नहीं जाए, बस चीफ है वो मुख्य हैं, अगर वो नहीं जाए, बाकी कोई मंत्री दल जा रहा है, मंत्रियों इन पूरे मंत्रियों में से कोई मंत्री चले जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, जाइए, कोई बात नहीं। पर अब याद रखिएगा कि सरकार चलती रहेगी, स्टेट की सरकार को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर सीएम ने खुद इस्तीफा दे दिया, देन कोलैप्स हो जाएगा पूरी सरकार का, पूरी मिनिस्ट्री सारी की सारी गई, फिर नहीं बचेंगी। अब इसके बाद आगे हम बोलेंगे कि जब गवर्नर साहब के साथ इनके रिश्ते क्या हैं, तो सीएम के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। अब ममता दी और गवर्नर साहब के बीच में आप रिश्तों को समझ सकते हो कि 167 कहता है कि ये प्रिंसिपल ब्रिज है, ये प्रिंसिपल एकदम जैसे प्रेसिडेंट पीएम के बीच में रिलेशन थे, कि ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, यही मेन पुल है सीओएम और गवर्नर साहब के बीच में। सीएम जाके बताते हैं अपने गवर्नर को कि सर हम सारे ये काम करने वाले हैं, हम ये काम और एक्शन लाएंगे, हम इस कानून को हटा रहे हैं, हम नया कानून लेके आएंगे, तो ये बताते हैं। और ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की कि वो अपने सारे कम्युनिकेशन गवर्नर साहब को बताएं, जो काउंसिल मिनिस्टर जो उनको बताना चाहता है, ठीक है। टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि काउंसिल मिनिस्टर ने क्या फैसला लिया है, मंत्रिमंडल ने क्या फैसला लेने वाले हैं, वो रिलेटिंग टू प्रशासनिक कार्रवाई जितनी होनी है। दूसरे, ऐसे प्रपोजल्स फॉर न्यू लेजिस्लेशंस, कि एक नए अगर किसी कानून लाने के लिए हम अगर कोई प्रपोजल लेके आने वाले हैं, तो गवर्नर साहब को पहले ही हम सूचना दे दें कि सर ऐसा ऐसा एक कानून हमारे दिमाग में आया है, हमारी नज़र में आया है, हम इसको अमल में लाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नर साहब को पहुंचवाते हैं, जो प्रशासनिक अफेयर से जुड़ी हुई हो, या जो अपने नए लेजिस्लेशन इनको जो लाने हो, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, एज द गवर्नर मे कॉल फॉर। गवर्नर साहब को अगर लग रहा है कि मुझे जानकारी चाहिए इस पे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ और अपने इनपुट देने हैं, अपनी कुछ और सजेशन देने हैं, या मुझे ये रिपोर्ट भेजनी है सेंटर को, तब उस समय ये सीएम से कहते हैं कि आई नीड यू टू कम टू माई होम, कम टू माई ऑफिस एंड टेल मी कि क्या होने जा रहा है, मुझे बताइए, ठीक है। अगर गवर्नर ऐसा चाहें, तब एक काम और कर सकते हैं, सेम राष्ट्रपति जी की तरह, कि ये बोल सकते हैं सीएम को कि मैं चाहता हूं आप अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के एक चीज पे विचार करो। किस चीज पे? कि आप में से ही एक मंत्री ने मुझे एक आइडिया दिया था और उस आइडिया पे आपके मंत्रिमंडल ने विचार नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बैठो और उस पर विचार करो, ठीक है, कि क्या वो इंडिविजुअल मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि कौन कौन अपॉइंट होगा इंपॉर्टेंट ऑफिस में, जैसे एडवोकेट जनरल होते हैं हर स्टेट के, जैसे हमारे चेयरमैन और मेंबर होते हैं स्टेट पीएससीज के, जैसे हमारे आगे होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका रिमूवल कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, स्टेट पीएससीज का, चेयरमैन मेंबर्स का रिमूवल कौन करता है? ठीक है, मुझे बताना। अब इन्हीं सारे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट ये होता है। जब ये अपने विधानसभा में जाते हैं तब उस समय इनका रोल कैसा होता है? तो सीएम के पास काफी सारी पावर हमको यहां से भी दिखती है। क्या क्या? ही एडवाइजेस द गवर्नर कि कब आपको विधानसभा बुलानी है, कब आपको विधानसभा को भगाना है और कब विधानसभा को भंग कराना होता है। रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। समन करना, बुलाना, प्रोरोग करना, हटाना कि अब जाओ, अगले हफ्ते मिलेंगे या अगले सेशन में मिलेंगे, अगले 2-4 महीने बाद मिलेंगे, या भंग कर देना, अब नहीं रहे। ठीक है। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि ये स्टेट का बजट भी पेश करवाते हैं, ये तो नहीं करवाते हैं, पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते होंगे स्टेट के वो ये बोलते होंगे। और दूसरा ये बताते हैं कि मेरी सरकार एक नई नीति लेके आने वाली है, या मेरी सरकार अब अयोध्या में ये और काम करने वाली है, या मेरी सरकार जो है अब एक नया हॉस्पिटल खोल रही है बहराइच में या कहीं और भी, ठीक है, या मेरी सरकार अब यहाँ पे और सारे अपने काम शुरू करवाने वाली है, ठीक है। तो ये बताते हैं सदन में आके, विधानसभा में आके, लखनऊ में बैठ के योगी जी कि हम अब और क्या नया लेके आने वाले। ठीक बात है, आसान चीज लग रही है। ऐसा ही कुछ पीएम के चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। अब इसके अलावा कुछ और पावर हैं। क्या क्या पावर हैं? स्टेट प्लानिंग बोर्ड हर स्टेट का होता है,
उसमें सीएम बैठते हैं, और सीएम बैठते हैं तो वो चेयरमैन है उसके, क्योंकि वो हर स्टेट का अपना होता है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड में होते हैं। अब ये एक और चीज के भी मेंबर, एक और चीज के भी वाइस चेयरमैन होते हैं, जिसका नाम होता है जोनल काउंसिल। आपको याद है, मैंने पढ़ाया था एक चैप्टर में, पीएम के चैप्टर में, कि कई सारे जोनल काउंसिल होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट में, कितने होते हैं? तो ऐसे जोनल काउंसिल्स में कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, साथ में होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर भी। अब यूनियन होम मिनिस्टर सारे जोनल काउंसिल्स के चेयरमैन हैं ऑलरेडी। तो एक एक करके रोटेशन में बाकी जो सीएम होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको बनाया जाता है वाइस चेयरमैन एक साल के लिए। आप एक बार में बनोगे, अगले साल कोई और बनेंगे, अगले साल कोई और बनेंगे। इसमें सारे के सारे मैं आपको ऐसे बना रहा हूं, हाँ ऐसे बनाते हैं इसको। तो एक होम मिनिस्टर है, ये तो रहेंगे चेयरमैन, ठीक है। अब जो एक एक CM1, CM2, CM3, ये एक ग्रुप है CM4। मान के चल रहा हूं इसमें 5 ही लोग हैं टोटल, जिसमें एक होम मिनिस्टर है, बाकी 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट के, ठीक है। अब इनमें से हर साल एक एक चीफ मिनिस्टर होगा जो वाइस चेयरमैन बनेगा इस जोनल काउंसिल का। ये एक जोनल काउंसिल है ZC1, ऐसे ही दूसरा भी होगा, इसमें इसको हम बोलेंगे ZC2। मान लेते हैं इसमें एक होम मिनिस्टर है और बाकी इसमें इसको अलग से करेंगे, हाँ C1, C2, C3, C4, C5। तो अब इसमें 5 साल में एक एक करके एक एक वाइस चेयरमैन होंगे, पर होम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे ही रहेंगे, इस ZC2 के भी, इस ZC1 के भी, ऐसे और भी सारे हैं। कितने जोनल काउंसिल हो गए हमारे देश में? अब ठीक है, अब जो एक इंटरस्टेट काउंसिल होता है, ये उसके मेंबर होते हैं, साथ ही गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग जो एक होता है, नीति आयोग का एक काउंसिल होता है, इसका नाम है गवर्निंग काउंसिल, उसके मेंबर हैं ये, जिसके दोनों के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो बात रखते हैं सरकार की या किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी संस्थान की, उनको हम इसके मीडिया के सामने उनको हम बोलते हैं कि ये हैं उस संस्थान के चीफ स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन, स्पोक्स वुमन। अब जो खुद सीएम है वो तो चीफ है ना, अगर वो कोई बात करें वो तो सरकार की तरफ से ही बोलेंगे, तो सरकार वही है, मतलब सरकार उन्हीं से ही चल रही है। तो ये तो हो गए हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल इन इमरजेंसी सिचुएशंस। जब जब इमरजेंसी आती है, आपदा आती है, तब सीधे सीधे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बोला जाता है। किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले बोला जाता है कि देखो फलाने सीएम साहब के यहाँ स्टेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हमेशा सीएम साहब के पास आवाज जाती है कि सर आपके स्टेट में हो रहा है, प्लीज टेक एक्शन। चाहे ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं ना कहीं हमेशा सीएम साहब को ही टैग किया जाता है, सीएम साहब को ही बोला जाता है कि सर प्लीज टेक एक्शन, इस पे बात कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए। जब ये लीडर होते हैं स्टेट के, ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव्स मेमोरेंडा। मेमोरेंडम का प्लूरल, मेमोरेंडम का बहुवाची, तो बहु मतलब मल्टी, ठीक है। तो मेमोरेंडम लेते हैं ये लोगों से, फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। मेमोरेंडम माने क्या होता है? संज्ञान देना। जब कुछ लोग जाते हैं और जाके मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, किसी और डेप्यूटी सीएम को जब संज्ञान देते हैं, जब आप अखबारों में या किसी सोशल मीडिया में फोटो देखते हो लोगों के स्टेटस लगा के कि आज हम डीसी कार्यालय में गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में, और जाके कलेक्टर साहब को हमने संज्ञान दिया है, और कई सारे लोग एक तरफ खड़े होते हैं, फोटो खिंचा रहे होते हैं, डीसी साहब उधर से उस चीज को ले रहे होते हैं। ऐसी फोटो आती बाद में, तो कि हाँ साहब, डीसी साहब के ऑफिस में आके इन्होंने संज्ञान दिया है, मेमोरेंडा दिया है, इन्होंने उनको अपनी बात पूरी रख के दी है कि सब देखो ये सब सिचुएशन है, प्लीज आप एक्नॉलेज कीजिए इसको। तब ये सीएम है, क्योंकि अपने स्टेट के, ये अपने लीडर हैं, तो ये लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं, जा जाके उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनसे लोगों से संज्ञान लेते हैं कि हाँ सर बताइए आपकी क्या तकलीफ क्या है, हम क्या मदद कर सकते हैं। और साथ ही ये पॉलिटिकल हेड होते हैं सारी सर्विसेज के भी, पॉलिटिकल हेड, टेम्पररी हेड, परमानेंट हेड नहीं है ये, ठीक है। आपके जैसे फ्यूचर में आप हो सकते हो अपने एग्जीक्यूटिव हेड, अपने परमानेंट नेचर की सर्विस के, ठीक है। आगे चलो, गवर्नर साहब के साथ इनके रिश्ते खट्टे मीठे खूब होते हैं, रहते ही रहते हैं। तो 163 तो सिंपल भाषा कहता है, वो कहता है कि देखो साहब, एक तो होगा मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये होगा ही होगा, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर।
तो गवर्नर साहब को एडवाइस करेगा कि सब कैसे काम होने। यहां पे वर्ड सही है, याद रखना। ये एक दूसरा वर्ड आता है एडवाइस, दोनों में फर्क है ना, मालूम है। ये होता है नाउन, ये होता है संज्ञा, और ये होता है वर्ब, ये होता है एक्शन, कर्ता ने कर्म को कारक से, वो सब चीजें, ठीक है, कईयों को याद आ रही होगी। तो एडवाइस होती है सलाह, और एडवाइज होती है सलाह देना। अब जो गवर्नर साहब को सलाह देंगे, ये गवर्नर साहब को वो सलाह माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रेशन। कुछ कुछ जगहों पे प्रेसिडेंट से ज्यादा डिस्क्रेशन गवर्नर साहब के पास है, हमने देखा है पिछली क्लास में, ठीक है। अब 164 पर चलो। सिंपल एक और चीज कि सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दैट्स इट, और बाकी जो मिनिस्टर होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, ठीक बात है, डन। द मिनिस्टर्स दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है सर। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में पीछे बताया है, कौन सा केस है वो, कि जो इनका प्लेजर है वो ऐसा नहीं है कि कभी भी डिसमिस करते हैं गवर्नर साहब सीएम को, वो भी चीज नहीं है। तो यानी कि जो सीएम साहब जो एंजॉय कर रहे हैं प्लेजर ऑफ गवर्नर, वो एक पूरी सच्चाई नहीं है, वो आधी सच्चाई है, ठीक है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये लाइन जो मैं बार बार कहता हूं इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्या है इस लाइन में ऐसा जो हम कहते हैं कि ये हमारी पॉलिटिकल, जितने हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका सारांश इसी लाइन में है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की स्थापना करती भी ये लाइन, और ये लाइन हमारी डेमोक्रेसी को बचाए रखे। अब ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 167 सिंपल बात बोल रहा है कि सीएम साहब की जिम्मेदारी है कि अपने सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो वो लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका जो डिसीजन लेता है कि उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, अपना क्या क्या नए कानून लाने हैं, वो गवर्नर साहब को बताएं, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर सारे के सारे ऑल डिसीजन ऑफ द सीओएम जो वो ले रहे हैं अपने प्रशासनिक सहूलियत में, अपने प्रशासनिक कार्रवाई में, या आने वाले कानूनों में। दूसरा, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, जो वो पूछे उनसे। अभी पीछे देख चुके हैं हम ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, साथ ही नए लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल्स जो गवर्नर उनसे मांगे वो। तीसरा, अगर गवर्नर चाहें तो वही वाली बात कि अगर किसी एक मिनिस्टर ने कोई बात मुझसे बोली थी, मैं चाहता हूं सीएम जी कि आप एक काम कीजिए, अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के उस चीज पे विचार कीजिए कि आपके जो एनिमल हस्बेंड्री वाले जो आपके जो मिनिस्टर हैं वो क्या चाह रहे हैं, तो एक बार सुन लो जरा उनसे, वो कोई अच्छी बात कहना चाह रहे हैं आपसे, पर आप क्योंकि उस पर एक्शन नहीं ले पाए हो अभी तक, पर विच जो आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया है अभी तक, तो प्लीज काउंसिल पूरा बैठे, मंत्रिमंडल बैठे, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर अपने विचार रखे, उस पर अपने विचार करे। ये सारे वही आर्टिकल थे जो अभी हमने कवर किए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइज द गवर्नर, अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर्स, काउंसिल ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैसे होगा, ड्यूटीज ऑफ सीएम एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एटसेट्रा एटसेट्रा, साथ ही राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेस। चैप्टर में देखेंगे हम जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा चैप्टर। तो विद दैट हमारा ये छोटा सा चैप्टर या छुटकू सा चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टिल देन यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग, गुड लक।